हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पेरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिससे रिलेटेड लास्ट रीनीट में भी सवाल आया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, उसकी बात भी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। चलिए बच्चों, समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। बेटा चलिए सबसे पहले बात करते हैं। बेटा देखो, लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आईई। अब आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है बेटा? लिखा हुआ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous neutral atom from its ground state। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यह होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल से, किसी बेटा आउटर मोस्ट सेल से क्या निकालना? इलेक्ट्रॉन निकालना। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ऑर्बिटल्स है, और इन ऑर्बिटल में कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर? और ये जो एटम है वो आइसोलेटेड कंडीशन में है, गैसियस है, क्लियर है, और साथ में क्या है बेटा? न्यूट्रल है। तो इसका सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? ये, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? इस प्रोसेस के अंदर कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? केटाइन में। किसमें बेटा? केटाइन में। तो आप ये भी कह सकते हो ये कौन सा प्रोसेस है? केटाइन फॉर्मेशन प्रोसेस है। क्लियर? यहां पर एनर्जी देनी पड़ती है। तो बेटा ये जनरली कैसा हुआ बेटा? ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैसा हो बेटा? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि यहां पर जो डेल्टाएफ होगा उसका मान जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इस आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन उसमें थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है देखो बेटा, चेंज इन एंथैल्पी when a most loosely bonded outermost cell electron is removed from an isolated gaseous atom या ion is known as ionization enthalpy। और इसको क्या लिखा जाता है बेटा? डेल एच आई। क्लियर बेटा? इसमें एंथैल्पी चेंज की बात होती है। किसकी बात होती है बेटा? एंथैल्पी चेंज। डेफिनेशन दोनों की सेम है, लगभग सेम है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहां चेंज इन एंथैल्पी की बात होती है और यहां मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड की बात होती है, और बाकी सेम टू सेम है। इसलिए एंथैल्पी को, आयनाइजेशन एंथैल्पी को लगभग किसके इक्वल माना जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से बहुत बार सवाल पूछे गए उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है
कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम ऑलवेज इज ग्रेटर। किसी भी एटम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा क्या होता है बेटा, ग्रेटर होता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जहां पर ये नहीं होता होगा। इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एटम ए है जो आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसमें बेटा आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में, इसमें बेटा आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में आपने इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, क्लियर। फिर आपने क्या किया, इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर इलेक्ट्रॉन जब आप निकालते हो तो इस पे क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। यहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसका मान होगा Ie2। नेक्स्ट फिर आपने क्या किया, इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब इस पे क्या चार्ज आएगा, +3। यहां पर जो रिक्वायर्ड एनर्जी की होगी उसका मान क्या होगा, Ie3। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर अगर मैं बात करूं Ie फर्स्ट, Ie सेकंड और Ie थर्ड के बीच में रिलेशनशिप, तो ध्यान रखना बेटा, Ie फर्स्ट का मान से Ie सेकंड का मान ज्यादा होगा, Ie सेकंड से ज्यादा मान होगा Ie थर्ड का। इसी तरीके से जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे Ie का मान लगातार जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। मतलब इसका बड़ा सिंपल सा है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगा, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब इसका रीजन क्या है, रीजन समझते हैं। इसका जो रीजन है वो क्या है भाई, रीजन समझते हैं। रीजन क्या है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है बेटा, जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा, लगातार इंक्रीज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट में आपसे सवाल किया जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम ऑलवेज ग्रेटर, तो आंसर क्या है बेटा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से कंटिन्यूसली जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी की बहुत सारी यूनिट है, किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी यूनिट्स है। एक बात और बता देता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, 3 नाम थे, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ध्यान रखना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, तो वो वेरिएबल है। जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है बेटा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर बेटा। चलिए आगे चलते हैं। एक और बात है कि किस फ्रॉम न्यूट्रल एटम आयनाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना और उसका उसका आयनाइजेशन करना क्या होगा, क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा बेटा, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए यहां पर एक कोई न्यूट्रल गैसेस एटम है, यहां से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब इसका आपने क्या किया, आयनाइजेशन किया। क्या किया बेटा, आयनाइजेशन किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहां पर जो डेल एच आई होगा उसका मान क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, आपके लिए एक सवाल है। सवाल है कि कोई गैस एटम ए है जिसमें से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, आई फर्स्ट है। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, आई का मान, आई क्या है बेटा, सेकंड है।
तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, आई क्या है, थर्ड है। और फिर ये पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आई इज, तो बताओ इनमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी का मान जो होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो यहां पर आई फर्स्ट, आई सेकंड और आई थर्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा बेटा, आई फर्स्ट, आई सेकंड और आई थर्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रीजन बड़ा सिंपल सा है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने पर आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस सवाल को समझिए बेटा। सवाल लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी को डिनोट करता है। अब इस सवाल को करने से पहले आपको आयनेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आयनेशन एंथैल्पी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है क्या, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन in outermost shell of isolated gaseous neutral atom। आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है वो आयनेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब उसी को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बड़ी आसान तरीके से। कैसे करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले मैंने बताया कि एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। दूसरा गैसियस एटम में होना, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर पहले ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो सोडियम कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। और आयनेशन एंथैल्पी में एटम कैसा होना चाहिए, गैसियस, इसलिए मेरा आंसर फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड, यहां पर अगर आप देखोगे सेकंड के अंदर हमारा जो फ्लोरीन है वो गैसियस स्टेट में तो है बट आइसोलेटेड नहीं, बॉन्डेड फॉर्म में, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा, यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर भी आप गैसियस एटम भी है, आइसोलेटेड भी है, लेकिन आप यहां पर एक साथ दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इसलिए इसकी भी बात नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 4। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ध्यान से सुनना बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का आयनेशन एनर्जी के साथ क्या संबंध है ये समझना। आयनेशन एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, जेड इफेक्ट के। जैसे जैसे जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है आयनेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। और बेटा ये वाली जो कहानी होती है, ये वाली कहानी अप्लाई होती है किसमें बेटा, पीरियड के अंदर। पीरियड के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो हम सब ने पढ़ रखा है जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होने से आयनेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की मैं बात करूं बेटा, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का आयनेशन एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है, आयनेशन एनर्जी एंटी प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे सिग्मा इंक्रीज होता है, इंटरन्यूक्लियर इनर और ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन अगर बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की कहानी जो होती है बेटा वो होती है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। किसके अंदर बेटा, ग्रुप्स के अंदर। ध्यान से सुनना बेटा अच्छी तरीके से, आयनेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज के साथ क्या रिलेशनशिप है बेटा, आयनेशन एनर्जी एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा साइज। साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है आयनेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। और ये कहानी किसमें होती है बेटा, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप। और ये किसमें होती है, इन ए पीरियड। ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आप जाते हो तो इन जनरल साइज जो है वो बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से आयनेशन एनर्जी का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फैक्टर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह का होता है बेटा। एक होता है फुल फील्ड
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर देखो जैसे S2 P6 D10 F14, ये है फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड में बात करें तो S1 P3 D5 F7, ये क्या है बेटा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिनका भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, उनकी स्टेबिलिटी हमेशा अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से क्या होती है, आयनेशन एंथैल्पी जो होती है अपने से नेक्स्ट वाले एलिमेंट से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है? ठीक है बेटा। कैसे, जो एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार कि नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। अभी लास्ट रीट में भी यहां से सवाल आया था, सवाल ये था कि ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों से कम होती है, क्यों? क्लियर? तो इसी को हम समझते हैं। तो यहां पर सवाल है कि नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्यों होती है, ध्यान से समझते हैं। नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2p4। यहां पर अगर आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन का कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। ऐसा ही एक एग्जांपल और है, फास्फोरस और सल्फर। सवाल आता है कि फास्फोरस की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान ज्यादा होता है किससे, सल्फर से। कैसे होता है, ध्यान सुनो। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s 3s2 3p1 3p3 सॉरी, और सल्फर का होता है 3s2 3p4। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां फास्फोरस का भी कैसा आ रहा है बेटा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बना बेटा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए फास्फोरस की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, सल्फर से। क्लियर बच्चों? चलिए आगे चलते। नेक्स्ट लास्ट इफेक्ट हमारा है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं S T D और F, S T D और F, इन चारों में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा होगा, S, उससे दूर P, उससे दूर D और सबसे दूर कौन होता है, F। इसलिए S के ऊपर जो जेट इफेक्ट लगेगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो S पे ज्यादा होगा। मतलब S की पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, उससे कम P की होगी, उससे कम D की होगी और सबसे कम क्या होगी, F की होगी। अब यहां से कहानी समझना बेटा अच्छी तरीके से। अगर मान लीजिए दो एटम है लिए हुए जिनके एटॉमिक नंबर में एक का डिफरेंस है, ठीक है, एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है S से, एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है P से। तो बताओ कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, या कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का मान ज्यादा होगा, S से। इसके रिस्पेक्ट में P के रिस्पेक्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। बेरिलियम और बोरोन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, जबकि बोरोन का होता है 2s2 2p1। जब आप फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी में बात की जाए तो बेरिलियम और बोरोन में किसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है किससे, बोरोन से। क्यों होती है, यहां देखो, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन निकलता है कहां से, S से, बोरोन में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, P से। इसलिए बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, बोरोन से। सेम टू सेम कहानी है किस किस के बीच में, सेम टू सेम कहानी है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p 3s2 3p1। मैग्नीशियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां S से निकलता है, जबकि एल्यूमिनियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होता है, P से। और S का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब S के ऊपर Z इफेक्ट का मान क्या होता है, ज्यादा होता है।
इसलिए मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है किससे, एल्यूमिनियम से। क्लियर बच्चों? तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आईई। मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपको मेरे जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सी ट्रिक आपको ज्यादा पसंद आई है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। हम बात करेंगे आयंस के अंदर आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर निकालना, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना। अब आयन दो तरह के आपको एग्जाम में दिए जाते हैं बेटा। पहला फॉर डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट और दूसरा है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर बेटा? अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन के आयंस दिए जाए तो उनमें आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है वो समझते बेटा। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आपको आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर इनमें निकालना है तो आपको एक कहानी याद रखनी है कि जेड इफेक्ट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के और एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्ट खुद आयनेशन एनर्जी जो होती है वो जेड इफेक्ट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है, सिंपल सी कहानी है बेटा। इसका सिंपल सा मतलब है, क्या मतलब है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है और जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है आयनेशन एनर्जी भी बढ़ती है। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है और जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ता है आयनेशन एनर्जी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दिए गए ये Cl माइनस, Cl, Cl प्लस, Cl प्लस 2, 3, Cl प्लस 5 और Cl प्लस 7 और आपसे पूछा जा रहा है आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो आप कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। कैसे? जैसे जैसे क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है और जेड इफेक्ट बढ़ता है तो आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा ऑर्डर ये आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, फॉर डिफरेंट आयन ऑफ सेम एलिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम, जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है इनके। कितने बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर आपको साइज का ऑर्डर निकालना है तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यहां पर ऑर्डर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा और जैसे जैसे जेड इफेक्ट बढ़ेगा आयनेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, यहां पर ऑर्डर आएगा ये। क्लियर? यहां पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यहां पर इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको आयनेशन एंथैल्पी का जो क्वेश्चन करना है वो कैसे करना है, इस रिलेशनशिप से करना है बेटा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट।